नमस्कार दोस्तों, सच्ची कर्म कहानी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंदिरा गांधी एक सफदरगंज रोड पर रहती थी। उनका मतलब प्रधानमंत्री का कार्यालय एक अकबर रोड पर हुआ करता था। वैसे तो ये दो प्लॉट थे, लेकिन घर से कार्यालय तक जाने में फर्जी का तामझाम ना करना पड़े, घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी वगैरह ना लगानी पड़े, इसके लिए एक अशोका रोड वाले प्लॉट और एक सफदरगंज वाले प्लॉट यानी कि प्रधानमंत्री निवास को भीतर से ही बाउंड्री तोड़कर आपस में जोड़ दिया गया था। इंदिरा गांधी पैदल ही भीतर यानी एक सफदरगंज रोड से एक अकबर रोड पर प्रधानमंत्री कार्यालय में आया जाया करती थी और यही करीब 100 मीटर से भी कम का रास्ता था, जो इंदिरा गांधी का आखिरी रास्ता बन गया। आखिर कैसे दफ्तर और घर के बीच में इंदिरा गांधी को सिख सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी, आज उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करें। चलिए आते हैं कहानी पर वापस। दोस्तों, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी यह बात सच भी साबित हुई। दोस्तों, 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा गांधी अपनी पहले से तय स्पीच के इतर कहने लगी, आज मैं यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ, मुझे चिंता नहीं है। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा लंबा जीवन है, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद ही 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश के लोग अवाक रह गए थे। दोस्तों, आज इंदिरा गांधी के मौत के उन भयावह 5.5 घंटे के बारे में बताएंगे। आखिर उस दिन क्या हुआ था, आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई थी। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जर्नल सिंह भिंडरावाले कर रहा था, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दिया। ऑपरेशन में भिंडरावाला सहित कई की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा से नाराज हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने की इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते रॉ के पूर्व प्रमुख RN कौ को PM का सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते में बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी सोचती है उन्होंने देश को टूटने से बचाया है और उनके सुरक्षा गार्ड से उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। अब तारीख आती है 31 अक्टूबर 1984 की। सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा गांधी के लिए यह काफ़ी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर उस्तिनोव आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर सफदरगंज रोड से अपने ऑफिस एक अकबर रोड पर जाने को उठी। यहाँ पर उनका पीटर उस्तिनोव इंतजार कर रहे थे। धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके PA RK धवन और निजी सेवक थे। वह हमेशा की तरह काफ़ी सुंदर दिख रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। उन्होंने साड़ी की मैचिंग की सैंडल भी पहन रखी थी। उस दौरान धमकियाँ मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया था। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टैंड गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत सिंह ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा गांधी बोली, तुम क्या कर रहे हो?
बेअंत सिंह फायर करता है, गोली इंदिरा गांधी के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत सिंह 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बेअंत सिंह दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह अपनी स्टेन गन लेकर खड़ा था। सतवंत सिंह यह सब देखकर घबरा गया। तभी बेअंत सिंह चिल्लाता है, गोली मारो। यह सुनते ही सतवंत सिंह अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इस दौरान सकपगाए धवन स्टेच्यू बनकर खड़े रहे। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने बिना किसी पछतावे के अपनी बंदूकें नीचे गिरा दी। बेअंत सिंह ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब आपको जो करना है वो करिए। अब तक आईटीबीपी के जवान आ चुके थे। उन्होंने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को कब्जे में ले लिया। इसी दौरान रहस्यमय तरीके से बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और तुरंत उसकी मौत हो गई। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफ़ी नहीं है में लिखते हैं, धवन ने एम्बुलेंस ड्राइवर को आवाज़ लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री के घर पर तैनात एम्बुलेंस का ड्राइवर उस वक्त चाय पीने के लिए बाहर गया हुआ था। अब अन्य गाड़ी पर धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट इंदिरा गांधी को पिछली सीट पर लिटाते हैं। तभी सोनिया गांधी दौड़ते हुए आती है और चिल्लाती है, मम्मी, हे भगवान, मम्मी। सोनिया गांधी के साथ धवन और एक अन्य सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट बैठते हैं। सोनिया गांधी पीछे की सीट पर बैठी और इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रखा था। इंदिरा गांधी को एम्स लाया जाता है। ऑफिस टाइम होने के चलते सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी, इससे एम्स में पहुंचने में समय लग रहा था। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था, इससे सोनिया गांधी का गाउन खून से भीग गया था। कार 9:30 बजे के आसपास एम्स पहुंचती है। ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि मरीज कौन है, और गुलेरिया, MM कपूर और S बालाराम जैसे टॉप सर्जन और डॉक्टर मिनटों में ही पहुंच गए। इंदिरा गांधी के दिल में मामूली हरकत हो रही थी, वही नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून बहने से रोकने की कोशिश की। बाहर से सपोर्ट दिया गया। सर्जनों ने उसके चेस्ट और पेट का ऑपरेशन किया। इस दौरान खून देने की अपील की गई। इसके बाद एम्स के बाहर खून देने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 88 बोतल और निगेटिव खून चढ़ाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डॉक्टरों ने बताया कि गोलियां उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में करीब 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय ही सही सलामत था। उनके शरीर पर गोलियों के 30 निशान थे और 31 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाली गई। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। संवैधानिक मानदंडों के अनुसार जब एक प्रधानमंत्री की कार्यालय में किसी वजह से मौत हो जाती है तो दूसरे को तुरंत शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से कुछ मिनट पहले ही घोषणा करने की अनुमति दी गई थी। एम्स में उस वक्त तक सैकड़ों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे ये खबर भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मारी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर पथराव हुआ। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलस गई। रात होते होते तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था। यहाँ तक कि हत्या से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी के साथ लंदन भी गया था। इंदिरा गांधी भी बेअंत सिंह को काफ़ी मानती थी और सरदार जी कहती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन इसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर दिल्ली के मोती बाग गुरुद्वारा जाने लगा। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके अंकल केहर सिंह से होती थी। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर रोने लगा। तब केहर सिंह ने उससे कहा, रो मत, बदला ले। इसी दिन बेअंत सिंह के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया। 17 अक्टूबर 1984 को बेअंत सिंह ने इस बारे में उन्हें बताया था। पहले ये लोग इंदिरा गांधी के घर में बम फेंकने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी के घर में उनकी लोकेशन का सही पता न होने के कारण ये प्लान फेल हो गया था। दोस्तों, इंदिरा गांधी को विरोधी तक आयरन लेडी कहकर बुलाते थे। आज़ाद भारत में इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला आज तक नहीं हुई, जिसने कभी डरना ना सीखा हो। कभी महिला होना उनकी कमजोरी नहीं रहा। कई लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कहा, लेकिन इंदिरा गांधी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज की कहानी में फ़िलहाल तो इतना ही। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।